संतान सुख, यह ऐसा सुख है जो हर दंपति शादी के बाद चाहता है। लेकिन कई ऐसे दंपति हैं जिनको इस सुख से वंचित रहना पड़ता है, चाहे उसका कुछ और भी कई कारण हो सकते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी, जिनका एक मुख्य उद्देश्य है संतान सुख के माध्यम से कि वो चाहते हैं कि हर दंपति जो किसी भी कारण से संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो। और वो ये काफ़ी मतलब आयुर्वेद एक्सपर्ट भी हैं और आयुर्वेद और से भी इलाज करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राठी जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम है संतान सुख। तो आप जैसा हम सभी जानते हैं कि हर माता पिता चाहता, दंपति चाहते हैं कि हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। एक कई कारण होता है, इस कारण नहीं होता है। तो संतान सुख कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, और आपने ये संकल्प लिया है कि हर वो दंपति को माता पिता बनने का सुख प्राप्त हो, क्या है इसके बारे में बताइए आप। देखिए, जो जैसे नाम से ही है कि संतान का सुख, तो जो हमारा ध्येय है वो यही है कि हर माता पिता को कम से कम एक संतान तो अवश्य हो। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो हमारी यात्रा शुरू हुई वो आयुर्वेद से यात्रा शुरू हुई, और अब आजकल जैसे आईवीएफ वगैरह में हम लोग देख रहे हैं जो सफलता दर है वो 30 से 40% है आईवीएफ की आज भी। तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब सभी को संतान हो तो वो सफलता दर होनी चाहिए 100%। तो वहां तक तो नहीं जा सकते, पर कुछ उसमें हम लोग प्रतिशत में हम बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको ये इस तरह से देखते हैं कि कुछ मेडिसिन है हमारे पास में आयुर्वेद की जो हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है, और वो हम लोगों ने ट्रायल किया एलोपैथ के हिसाब से, जिसमें जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट होता है AMH। ये जो होता है AMH टेस्ट, ये ओवरी का टेस्ट होता है जिसमें अंडों की संख्या देखी जाती है। तो देखिए, जब से महीना शुरू होता है, महीने शुरू होने से जब लेडीज को महीना शुरू होता है तो उसके एग जो हैं परिपक्व मैच्योर होके आते हैं, और हर महीने एक एग मैच्योर होके आता है। तो सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद का उसमें क्या काम है। आयुर्वेद की औषधियों से हमने ये देखा है कि यदि AMH किसी का हाई या लो हो, नॉर्मल वैल्यू जो होती है उसकी 2 से लेके 4.5, मतलब 2 to 4.5, यदि इसके बीच में है तो आपको संतान हो जाएगी, यदि आपकी ट्यूब वगैरह खुली हुई हो। तो हम लोगों ने देखा है जिनका हाई AMH होता है या जिनका लो AMH होता है, तो AMH पे मेडिसिन काम करती है। एक पेशेंट था जो हमारा नोएडा का था जिसका 22 AMH था, और हम लोगों ने दवाई देकर जब देखा तो उसका कंसीव ही हो गया। हमें नहीं पता कि उसका AMH कितना रहा, यदि AMH नॉर्मली आया होगा, पर AMH को जब नॉर्मल दवाई कर सकती है तो इसका मतलब यह है कि दवाइयां काम करती हैं, और किस तरह से काम करती हैं वो प्रोग्राम में हम आगे डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बताया इसका संतान सुख के बारे में। आज के बढ़ते तनाव और भागदौड़ का लगभग हर दंपति जो स्त्री पुरुष नौकरी पेशा है या काम करते हैं, तो इससे लोगों के जीवन शैली में बदलाव भी आया है, तनाव भी उत्पन्न होता है। तो क्या ये माने गर्भ धारण करने में इसका प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, तनाव का मतलब ये हुआ कि ब्रेन से संबंधित है, सीधी सी बात है, और ब्रेन ही हमारे सारे हार्मोन्स निकालता है। जो हम लोग हाई AMH वाले देखते हैं उसमें पेशेंटों को भी हम लोगों ने देखा है कि तनाव की वजह से आपका AMH हाई हो जाता है, और कुछ का डिप्रेशन की वजह से कई बार लो भी हो जाता है। ये दोनों चीजें जो आती हैं वो ब्रेन से ही रिलेटेड है, और जितना भी हम चिकित्सा करते हैं सारी ब्रेन की ही चिकित्सा करते हैं। कहने का मतलब ये, जो हम मेडिसिन देते हैं वो ब्रेन पे काम करती है, उनसे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, और आपको कंसीविंग होने में कोई दिक्कत नहीं होती। जहां तक हम समय की, मैं बहुत अच्छी बात बताऊं आपको कि मेडिसिन आयुर्वेद के बारे में ये कहा जाता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ना बिल्कुल नहीं, 1 से 2 महीने, मैक्सिमम 1 से 2 महीने। आप 1 से 2 महीने दवाई खाइए, और खाने के बाद में आप रिजल्ट देखिए। हाँ, अपने टेस्ट जरूर करा ले। टेस्टों में अपना, जैसे आदमी अपने स्पर्म की जांच करा ले, लेडीज अपने ट्यूब की जांच, जिससे हम HSG से करते हैं, HSG की जांच कराए। इसके बाद में अपने फॉलिकल्स दिखवाए, इसके बाद में अपना यूट्रस की लाइनिंग को ठीक करे, और अंडे की जांच जो हम लोग AMH से बताते हैं, ये 3-4 जांचें होती हैं, बहुत ज्यादा जांच कराने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास में पेशेंट आते हैं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 12 साल हो गए, इतना कोई नहीं, 1 महीने में 15 दिन में सारे टेस्ट हो जाते हैं, और 15 दिन के बाद में टेस्ट होने के बाद में ये डिसाइड हो जाता है कि करना क्या है। महत्वपूर्ण ये होता है कि बैठ के समझने का मतलब ये हुआ कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि दिक्कत ये है और हम किस चीज का इलाज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस बात को समझेंगे
कि हमने इस चीज का इलाज किया है, जैसे स्पर्म की किसी को दिक्कत है तो हम स्पर्म का इलाज करेंगे, किसी को एग की दिक्कत है तो हम एग का इलाज करेंगे, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो दोनों का इलाज करेंगे, हैबिचुअल अबॉर्शन मतलब वहां दोनों को दिक्कत होती है हैबिचुअल अबॉर्शन में तो दोनों का इलाज करेंगे। तो इस तरह से ये डिसाइड करना होता है डॉक्टर को बैठ के कि हमें इलाज किस तरह से करना है। तो आयुर्वेद में जो दिया हुआ है वो पैकेज टाइप दिया हुआ है, हम लोग कोई पैकेज नहीं देते। आयुर्वेद में खुद ही मेडिसिन, जैसे कुमार कल्प द्रुम घृत फल घृत, मतलब वो नाम में है, रज प्रवर्तनी वटी, मतलब ये महीना लाएगी आपको। जैसे ब्रेन की दवाइयां हैं, जैसे ब्राह्मी वगैरह है, असगंध वगैरह है, तो वो ब्रेन के लिए, तो सब कुछ उसमें डिसाइड है, बस हम लोगों को तो उठा के देना होता है। कोई हम लोग यदि ये कोई कहे कि रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग कोई रिसर्च नहीं कर रहे, क्योंकि ये देवताओं की दी हुई दवाइयां हैं जो देवताओं ने यूज की थी। नहीं तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि कोई दवाई ओवरी पे भी काम करती है या ब्रेन पे भी काम करती है, क्योंकि पहले तो जांचें थी नहीं, जांचें तो अभी आई हैं। तो जब जांचें ही पहले नहीं थी, जांचें ही अब आई हैं, तो वो लोग, उन लोगों को पहले ही पता था कि ये दवाइयां यहां यहां काम करती हैं। कुछ दवाइयां कहां कहां काम नहीं करती हैं, ये आगे प्रोग्राम में हम लोग आपको बताएंगे। डॉक्टर हम बात कर रहे थे अभी, तो जैसे कि पहले के समय में इतना जो हमारा चिकित्सा शास्त्र भी उन्नत नहीं था, उतना डेवलप नहीं था, लेकिन समय के साथ ये डेवलप होता जा रहा है। तो इसी से संबंधित एक आईवीएफ की तकनीकी जो आई है, जिससे कि कई ऐसे दंपत्ति माता पिता का सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो आईवीएफ क्या है और इसके लिए मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। आईवीएफ की प्रक्रिया जैसे नाम में ही है, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका मतलब हुआ कि हम कुछ दिन टेस्ट ट्यूब में बेबी को बनाते हैं। उसमें करते क्या, मेंसेस के बाद बुलाते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ इंजेक्शन देते हैं, करीबन करीबन 12 के आसपास, और बीच में 3 से 4 बार फॉलिकल स्टडी करते हैं, मतलब एग की जांच करते हैं। और इसके बाद में जब हम लोग एग की जांच करते हैं, इसके बाद में एक इंजेक्शन लगाते हैं, ट्रिगर जिसको कहते हैं। इसके बाद में पिकअप करते हैं। पिकअप करने का मतलब हुआ आपके एग को हम अंदर लैब मतलब निकाल लेते हैं और लैब में रख लेते हैं। आदमी से 2 बार स्पर्म लेते हैं हम लोग, एक बार बीच में लेते हैं और एक दिन जिस दिन हम पिकअप करते हैं उस दिन लेते हैं। दोनों दिन स्पर्म लेके जो स्पर्म फ्रेश स्पर्म हमारे पास में होते हैं उनसे हम इक्सी के द्वारा, इक्सी का मतलब हुआ सिंगल स्पर्म की आजकल एक मशीन आ गई है, उससे हम सिंगल स्पर्म को लेके और अंडे में डाल देते हैं। और इसके बाद में करीबन करीबन 3 दिन या 5 दिन, एक होता है ब्लास्टो और एक होता है नॉर्मली आईवीएफ करना। तो ब्लास्टो यदि नहीं कर रहे, नेचुरल कर मतलब वैसे कर रहे हैं, तो 3 दिन नहीं तो 5 दिन का भ्रूण हम लोग लैब में तैयार करते हैं और दोबारा इंप्लांट कर देते हैं यूट्रस में। तो जैसे यूट्रस में इंप्लांट करके घर भेज देते हैं, करीब करीबन हम लोग 3 भ्रूण बना के इंप्लांट करते हैं और इसके बाद में 15 दिन वेट करते हैं। और इसके बाद में जब वेट करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो बताया जाता है। तो ये प्रक्रिया हुई आईवीएफ की। पर आईवीएफ की प्रक्रिया भी उन्हीं लोगों के लिए अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है जिनके स्पर्म और एग अच्छे हों और आपकी लाइनिंग अच्छी हो। यदि ये तीनों चीज आपकी अच्छी हैं तो आपको बिना आईवीएफ के ही बच्चा हो जाएगा। हाँ, यदि आपकी ट्यूब वर्क नहीं कर रही है, यदि ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, तो आईवीएफ से भी बच्चा होने में दिक्कत होती है। इसीलिए आईवीएफ की जो सफलता दर है आज भी 30 से 40% है। 30 से 35 साल मतलब 25 से 35 साल की उम्र में, 25 से पहले तो जनरली कोई जाता भी नहीं है आईवीएफ कराने के लिए, तो उसमें 30 से 40% है। अब इसको बढ़ाया कैसे जाए? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो जैसे जैसे हमारे बाल पकने लगते हैं, हमारी स्किन जो है वो उसमें झिर्रियां आने लगती हैं, ऐसे ही जो एग हैं, जहां साहब आपको ताज्जुब होगा, जो एग मिलते हैं वो मां से मिलते हैं और मां से मिलने के बाद में वो मैच्योर होके आते हैं, बनते नहीं है, स्पर्म बनता है। स्पर्म जो है हर महीने बनता है और नया स्पर्म बनता रहता है, तो स्पर्म में प्रॉब्लम कम मिलती है। हाँ, नील स्पर्म का इलाज अलग होता है, कम स्पर्म में आजकल दिक्कतें नहीं है। तो यदि एग में दिक्कत है, यदि 35 से ऊपर, बार बार कहते हैं हम लोग तो कि जितनी जल्दी शादी हो शादी कीजिए और इसके बाद में पहला बच्चा जल्दी कर लीजिए। यदि आपने पहला बच्चा कर लिया तो आपका यूट्रस काम करने लगता है और सेकंड बच्चे में दिक्कत नहीं होती है। और यदि आपको पहला बच्चा नहीं हुआ तो दूसरे बच्चा में क्या, पहले बच्चे में ही इतनी दिक्कत होगी कि आप परेशान हो जाओगे। आपने बताया कि इसका जो प्रतिशत, जो सफलता का प्रतिशत 30 से 40% होता है। तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जो इसमें लागत कितनी आती है, खर्चे कितने आते हैं, इसके बारे में बताइए। खर्चे की यदि बात किया जाए तो आप जब भी खर्चे के लिए जाएं, किसी भी सेंटर में जाएं, तो पैकेज के रूप में बात करें। कई
सेंटर वाले होते हैं कि जो पैकेज के रूप में नहीं, मेडिसिन अलग, इसका अलग, ब्लास्टो का अलग, लेजर हैचिंग का अलग, इस इक्सी का अलग, इस तरह से बात ना करें। मेडिसिन समेत आप बात करें तो मेडिसिन समेत यदि हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे सेंटर में भी आपका 1.5 लाख रुपए में हो जाना चाहिए, क्योंकि करीबन करीबन 70 से 80 हजार रुपए या 60 से 70 हजार रुपए हमारे मेडिसिन पे खर्च होते हैं, फिर लैब पे खर्च होता है, फिर कुछ प्रॉफिट भी होता है हॉस्पिटल को, क्योंकि उसको हॉस्पिटल भी चलाना है। तो 1.5 लाख रुपए एक ऐसा अमाउंट है, उसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है कि इसमें आपका आईवीएफ हो सकता है। कोशिश करें कुछ पैसे और इकट्ठे करके, मतलब साथ में लगा के 2 का पैकेज ले, 2 में सफलता दर कम से कम 50-60 हो जाती है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या एक का पैकेज ले, दूसरे के लिए उसी दिन बात कर लें और अपने एग को फ्रीज करा लें। जब हम एग निकालते हैं तो 12 से 14 एग निकलते हैं जनरली। यदि आपके 12 से 14 एग निकले तो फ्रीज के लिए अलग से पैसे ना दें, उसी में पैकेज में ही आप डील करें कि हमारे एग आपको फ्रीज भी करने हैं, और जनरली कुछ सेंटर तो फ्रीज करते ही करते हैं। अभी जो हमने बात भी की थी कि आजकल जो हम मुख्य रूप से शहरों की बात करें, महानगरों की बात करें, तो पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, उनका मतलब जीवन शैली काफी प्रभावित होता है। तो क्या एक मानव के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बदलती जीवन शैली का क्या प्रभाव पड़ता है एक मानव के लिए? देखिए, जो कुछ आजकल हम न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं, तो प्रदूषण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और प्रदूषण के साथ साथ में जो हमारी, आप एक बात सोचिए जरा, कभी भी आप मतलब जाइए इंटीरियर में, तो जहां मतलब ब्रेन से कम रिलेशन है, मतलब ब्रेन से कम काम करते हैं लोग, वहां इनफर्टिलिटी की दिक्कत बहुत कम है। जहां जीवन शैली हमारी राजाओं वाली आ जाएगी। यदि आप अपने पौराणिक ग्रंथों में भी देखो तो महाराज दशरथ और जितने भी, मतलब यदि ये इस तरह की परेशानी आती है, मतलब राज परिवारों में, यदि हमारी जीवन शैली राजाओं जैसी होती चली जाएगी तो इस तरह की दिक्कत रहेगी। तो जैसे मैंने बताया कि जीवन शैली आप यदि मतलब नॉर्मल रखते हैं तो ये दिक्कतें कम होती है। आपके यहाँ जो काम करने वाली बाई आती है वहां बच्चों की दिक्कत नहीं है, पर जो काम करा रही है उनको दिक्कत है। इसका मतलब ये कि हम लोग शरीर से उतना काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे एग अच्छे नहीं निकल रहे हैं, हमारा स्पर्म भी अच्छा नहीं हो रहा है, और ब्रेन से रिलेटेड सारी समस्याएं हैं। और समय पे शादी का ना करना, जैसे जैसे ज्यादा एज हो जाती है तब भी दिक्कतें बढ़ती हैं। हम इसी से संबंधित है कि जैसे कि आपने बताया कि जीवन शैली बदलते का प्रभाव पड़ता है, तो इसको नियंत्रित कैसे किया जा सके कि हर आदमी सुखी हो, हर आदमी मतलब सुख प्राप्त करे, तो नियंत्रित कैसे करें इसको? देखिए, हमारे आचार्यों ने कहा है इस बारे में। देखिए, सुख जो होता है वह क्षणिक होता है। लंबे सुख के लिए तो ये है, एक तो रसायनों का प्रयोग हमारे यहाँ बताया जाता है, और एक बताया जाता है कि आचार रसायन। आचार का मतलब वो आचार नहीं, आचार मतलब हमारे व्यवहार में रसायन, मतलब आप सच बोलें, किसी का बुरा ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी के लिए मतलब कोई ऐसा वो ना करें, तो वो भी एक रसायन माना जाता है। तो वो हम लोग छोड़ते आ रहे हैं, और ग्रस्त जीवन है, तो ग्रस्त जीवन में कहां सुख है। पर यह है कि हमारा चैप्टर तो थोड़ा संतान सुख का है, तो हमारा प्रयास यही होता है कि संतान की आपको प्राप्ति हो, और संतान की जो प्राप्ति है वो यही इसमें ही निहित है कि आदमी का स्पर्म, औरत का एग और आपकी लाइनिंग, 3 चीजों पे आप ध्यान दीजिए कि यदि आपकी ये हो रही बन रही है ठीक ठाक, तो आपको संतान हो जाएगी। और जहां तक आयुर्वेदिक दवाइयों की बात है, चरक संहिता, भेषज रत्नावली में इनका पूर्ण रूप से वर्णन है। उन दवाइयों को सिर्फ आप 1 से 2 महीने लें, और अनुभवी चिकित्सक से लें। अनुभवी चिकित्सक का मतलब हुआ जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में काफी दिन से काम किया है। जैसे आप कोई मिस्त्री भी ढूंढते हैं तो अनुभवी ढूंढते हैं, अनुभवी को पता होता है कि भाई ऐसे करना है। और यदि आपने थोड़ा नया चिकित्सक पकड़ा तो थोड़ा दिक्कत होगी, हो सकता है आपको सफलता ना मिले, क्योंकि जो पुराने चिकित्सक हैं उन्होंने बार बार प्रयोग करके देखे गए। रामायण में भी जिक्र आता है कि सुषेण वैद्य क्या करते थे, प्रयोग करते थे। प्रयोग का मतलब वो बार बार दवाई देके देखते थे, और जैसे हम लोग बार बार दवाई देके देखते हैं तो हमें पता चलता है ये दवाई इतना काम करती है, ये दवाई कितना काम करती है, और ये किस ऋतु में काम करती है। अब जैसे मैं आंवले की बात बताऊं आपको, आंवले को कहा गया है माघ और फागुन के महीने में आंवले को खाना चाहिए, एकादशी के दिन खाना चाहिए। तो ये देखो, नक्षत्रों का भी वर्णन उसमें आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ डिसाइडेड है, वो हमारे आचार्यों को प्रवचनों के द्वारा। जैसे अब हम लोग हो गए तो हमें अपने ग्रंथों की बात आपको बतानी चाहिए कि भेषज रत्नावली के कितने नंबर पृष्ठ पे इन सब चीजों का वर्णन है। हाँ, उन लोगों को दिव्य दृष्टि थी। मैं एक और छोटा सा आपको उदाहरण दूं, काल भैरव का मंदिर है तमिलनाडु में, तो उसमें देखिए ये आपको, यदि आप देखिए इस फोटो को, तो इस फोटो में उस समय स्पर्म और एग का
पूरा पूरा डायग्राम दिया हुआ है। अब बताइए, उन्होंने 1000 साल पहले दिव्य दृष्टि से देखे। तो ये जो बुक्स लिखी गई हैं, ये सब दिव्य दृष्टि से लिखी गई हैं बुक। ये देवताओं की चीज है, आयुर्वेद देवताओं का दिया हुआ है, इंसानों का नहीं है। नहीं तो कोई भी चिकित्सक बहुत जल्दी इतनी अच्छी मतलब योग्यता प्राप्त कर लेता। पर आज भी दिक्कत है, वेदों में भी दिक्कत है कि बहुत दिव्य दृष्टि वाले वेद बहुत कम बचे हुए हैं। और ये परमात्मा की माया होती है जो हम लोग मानते हैं, और चरक संहिता में तो इस बात का उल्लेख भी है। अभी जैसे सुख की बात कर रहे थे, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि सुख आने से पहले भी दुख देती है, जाने के बाद भी दुख देती है। हमारे अभी हम बहुत अच्छा रहे तो जाने चले जाए तो हमें तो अरे हमें सुख ही थे, कितना अच्छा है, तो लेकिन फिर भी लोग सुख की ओर ज्यादा भागते हैं। अच्छा, ये हम इसी बात कर रहे थे कि आजकल हम फिर वही बात है कि हर आदमी तनाव में है, स्त्री पुरुष है, तो इसका क्या मैंने महिलाओं की गर्भावस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तनाव का? देखिए, अब तनाव का तो एक मैं बहुत छोटा सा आपको उदाहरण दूं कि आपको एग्जाम हो और आप एग्जाम में जाएं तो आपको लूज मोशन लग जाएंगे, तो ये तनाव की वजह से, मतलब ब्रेन की वजह से। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। इसी तरह से हम लोग जब ज्यादा तनाव में होता है तो यूट्रस से हम इम्ब्रियो बना के रखते हैं, मतलब 3 भ्रूण बना के रखे हमने, तो यूट्रस बाहर फेंक देता है, मतलब यूट्रस रोक ही नहीं पाता। तो स्थिरता जरूरी है, मतलब ब्रेन स्थिर हो, पर ब्रेन स्थिर नहीं होता, ये सच है। मतलब जिसको एग्जाम में ब्रेन यदि स्थिर है तो उसके तो नंबर हाईएस्ट आएंगे ही आएंगे, पर उसको क्योंकि पहले प्रेशर में ही होता है, और उस दिन भी प्रेशर होता है कि आज बच्चा नहीं हुआ तो अब क्या कहेगी सास, क्या कहेगी समाज, क्या कहेगा। तो ऐसा तनाव आदमी को आता है कि वो प्रेशर में ही रहता है, और इस तनाव की वजह से आजकल संतान की प्राप्ति में बहुत दिक्कत है। हमें भी कई क्लिनिक में गया, IVF करने, देखते हैं महिला पुरुष जो होता है बहुत दुखी रहते हैं। भाई संतान न होना एक बहुत दुख होता है, इस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक महिलाओं की एक बीमारी है गर्भपात की समस्या, तो इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है? देखिए, इलाज बहुत मोटी भाषा में मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकल भाषा में गुणसूत्र पे जाएंगे हम, क्रोमोसोम्स पे जाएंगे, वहां तक नहीं जाएंगे। जो मेन मरीज की समस्या मतलब समझ में आए वो मैं आपको कारण बताता हूँ। इसका जो कारण है, जो हम लोगों ने देखा है, गुणसूत्र होते हैं 23 गुणसूत्र आदमी के होते हैं और 23 गुणसूत्र औरत के होते हैं। 46 गुणसूत्र बनते हैं। 46 गुणसूत्र का मतलब ये हुआ कि एक पिलर है, बनाना है पूरी बॉडी को उसको। तो इस पिलर में कोई दिक्कत है, यदि दिक्कत है तो वो 1 से 2 महीने चलता है, 2 से 3 महीने चलता है, 3 से 4 महीने चलता है, और इसके बाद में जैसे बिल्डिंग है, यदि आपकी सीमेंट खराब है तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। इसी तरह से गुणसूत्र में जो आपस में मतलब मैच कर रहा है, वो सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है, उसमें औरत अपने आप को जिम्मेदार ना माने, वो गुणसूत्र की वजह से। गुणसूत्र, अब जैसे कोई, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी किसी को मन में मतलब ये आए कि भाई प्रेशर में है तो लूज मोशन लग जाते हैं, इसी तरह से गुणसूत्र की वजह से ही वो बच्चा आगे नहीं चल रहा। जहां गुणसूत्र, जिस अंडे में गुणसूत्र ठीक है और उनकी मैचिंग हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें हम लोगों ने जो देखा है, कुमारकल्प द्रुमघृत आता है, तो यदि हम उन दोनों पति पत्नी को खिलाते हैं तो ये गुणसूत्र की समस्या 1 से 2 महीने में खत्म हो जाती है। और 2 महीने के बाद दोनों खाएं, पति पत्नी, एक को नहीं खानी। किताब में भी यही बुक्स में लिखा हुआ है कि गुण इसके लिए दोनों पति पत्नी दवाई खाएं, सिर्फ 2 महीने खाएं और इसके बाद में कंसीव करें। और जो बच्चा कंसीव होके सामने आएगा तब आपको ये जो हैबिचुअल अबॉर्शन या बार बार गर्भपात है ये नहीं होगा। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा भी है, पर एक को उत्तरदायित्व नहीं माना जाता और ना लेडीज की चिकित्सा करते। पर आजकल जो चिकित्सा करते हैं, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए, इकोस्प्रिन वगैरह दी, जो मतलब ब्लड को पतला करने वाली दवाई हैं, और इस तरह से देके उसको आगे, कई बार हम लोग यूट्रस का मुंह भी बंद कर देते हैं, उसको मैकडी कहते हैं। तो ये सब चिकित्सा करते हैं, ये करा भी सकते हैं आप। पर सबसे जरूरी अच्छा ये है कि आप सिर्फ 1 से 2 महीने दवाई खाएं, जैसे मैंने बताया कुमारकल्प भेषज रत्नावली का है, तो उसको खाएं और उसको खाने के बाद में आप देखेंगे तो गुणसूत्र की ये समस्या खत्म हो जाएगी और हैबिचुअल अबॉर्शन नहीं होगा। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं, अब गांव घर की बात, हमारे समाज की बात है, तो अधिकांश लोग समझते हैं कि जो अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो महिलाओं को भी दोषी माना जाता है। बहुत लोग हर कोई, अरे ये महिलाओं की बात है। तो एक महिला में होता है बांझपन की एक समस्या आ रही है, तो इसका क्या कारण, उपचार क्या है, कारण क्या है इसका? देखिए, बांझपन का 2-3 चीजें होती हैं, या तो ट्यूब का बंद होना, या अंडे का ठीक ना होना, या लाइनिंग कहते हैं महीना। जो महीना होता है, जैसे किसान, आपने देखा होगा, किसान खेती को जुताई करता है, पानी डालता है, उसकी एक मोटी लेयर बनाता है। तो ये जो लेयर आती है टूट के हर महीना, इसी को महीना कहते हैं, इसी को लाइनिंग कहते हैं। और इसी से पता चल जाता है, किसी को यदि महीना ठीक आ रहा है तो उसके अंडे भी ठीक बनेंगे और लाइनिंग भी ठीक होगी।
और जब लाइनिंग भी ठीक होगी, देखिए जनरली यदि मैं साल से 2 साल में बच्चा नहीं हो रहा है तो दिक्कत है तो डॉक्टर के पास में जाइए। हो सकता है कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर दवाई दे देगा, आपका इन्फेक्शन खत्म, तो आपको बच्चा कंसीव हो जाएगा। दिक्कत ज्यादा फिर या तो स्पर्म में है या अंडे में है। कई बार समय की बात होती है, कई बार किसी को कंसीव 4 से 5 साल के बाद भी होता है, वो भी नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है, उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत होने की नहीं होती। कई बार 2-3 बार गर्भपात भी हो गया, फिर अगला अंडा अच्छा निकला, इसके बाद में उनकी मैचिंग हुई, तब भी बच्चा आगे हो जाता है। तो इसमें बैठ के समझने की जरूरत होती है कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। अगर अब तक हमने देखा है कि जो एलोपैथिक से आईवीएफ चाहे बचपन के रोगों का मेन रूप से इलाज होता है, लेकिन आप धर्म, ज्योतिष और आयुर्वेद को भी इसमें सम्मिश्रण कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है और इससे समस्या का निदान कितने प्रतिशत तक होता है, कैसे होता है? देखिए 100% इससे इलाज होता है और उसका मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताता हूँ। मैं आपको फिर धर्म में ही ले चलता हूँ, और धर्म में हमारे यहाँ राजा दशरथ से सुनाई होती है, मतलब आप लोग सुनते हैं कि वो अपने गुरु के पास में गए, उन्होंने कोई यज्ञ किया और यज्ञ के बाद में कुछ फल दिया खाने के लिए तीनों रानियों को, और आपको संतान की प्राप्ति हुई। तो आप सोचिए वहीं से फिर आप चलिए दूसरी बार, भगवान राम जाते हैं रामेश्वर में और वो पुल का निर्माण करते हैं जब लंका पे चढ़ाई करते हैं, तो भगवान खुद भगवान होके आपको बता रहे हैं कि आप पूजा कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका धर्म कह रहा है। आपका धर्म आपको बताता है कि भगवान की पूजा कीजिए। हम सुबह भी उठते हैं तो हमारे यहाँ मंदिरों में घंटियां बजती हैं, और जो दूसरे धर्म के वो भी अपने धर्म को मानते हैं, उसी तरह से करते हैं सभी। अभी हम लोग देख रहे थे कि अभी चुनाव हुए तो उसमें भी कहा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मतलब हम ईश्वर को मानते हैं। सीधी सी बात, जब हम ईश्वर को मानते हैं तो वो है, तो उसकी हम लोग भगवान भी कहते हैं कि ईश्वर की आप पूजा करो। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं रामेश्वर में मैं पूजा कर रहा हूं। हम सब राम को मानने वाले आदमी हैं, तो जब हम राम को मानते हैं और राम खुद शिव की पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी पूजा करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? ये ज्योतिष का विषय है, उसमें भी मैं आगे बताऊंगा आपको ज्योतिष क्या कहता है। तो सबसे पहली बात हुई, इसके बाद में आता है चिकित्सा का, कि उन्होंने भी, जैसे मैंने बताया कि भाई नल-नील नाम के 2 इंजीनियर बुलाए और तब उन्होंने उस पे लंका पे मतलब अपना वो बनाया, पुल बनाया। तो इसका मतलब ये आपको इंजीनियर की भी जरूरत है। वहीं आप देखते हैं तो सुसैन वैद्य की भी जरूरत पड़ी, तो चिकित्सा की भी जरूरत है। तो ये सब एक टूल है, हमें यूज कहां करने और यूज कैसे करने। अब आते हैं ज्योतिष को, तो ज्योतिष को आप यूज कैसे करें। ज्योतिष में दशा देखते हैं, और एक बात मैं आपको बताऊं झा जी, यदि आप ज्योतिष की बात कीजिएगा तो मैं आपके पास सामने आज ये वृहत पराशर पूरा शास्त्र है, और इसमें योग दिए हुए हैं। आज तक आपने सुना नहीं होगा योग, आज तक आप जितने भी सुनते होंगे ग्रह सुनते होंगे कि सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, मंगल बैठा है, बुध बैठा है। तो ग्रह देखना अलग बात होती है, ग्रह देख के प्रेडिक्शन करना अलग बात होती है। पर हमारे जो बहुत सीनियर ज्योतिषी हैं वो कहते हैं योग को मिलाइए। अब योग कितने हैं और कैसे मिलाने चाहिए। यदि योगों का आप वर्णन देखते हैं तो योग करीबन देखिए यहां से आता है, ये करीबन ये जो पेज है करीबन 860 का 60 नंबर का पेज के करीबन है, और इसमें कहा जाता है आपको कोई पूर्व श्राप मिला हो, ये ज्योतिष में लिखा हुआ है, आप देखिएगा पूर्व श्राप फल। और ये जो आता है शिव और पार्वती के संवाद के रूप में आता है कि शिव जी पार्वती को समझा रही है, और ये यहां से लेके और करीबन ये 30, 35, 40 पेज हैं, इसमें इसका पूरा वर्णन मिलता है। अब बताइए, इतने योगों का करीबन 300 योग हैं, इनको क्या कोई ज्योतिषी याद रख सकता है? कोई याद नहीं रख सकता। इसमें क्या करना है आपको, अपनी कुंडली लीजिए, ज्योतिषी से कहिए योग मिला के मुझे बुक से बताएं, योग मिला के भेषज ये पराशर हो रहा शास्त्र से उस योग को बताएं। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, विश्वास मानिए कि आपको किसी का पुत्र गोद लेना है, आपको कितनी कन्या होंगी, आपको कब बच्चा होगा, इसमें पूर्ण रूप से विवरण है। सूर्य है तो पहला पुत्र आपकी बात नहीं सुनेगा, राहु है तो 2 पुत्र भी दे सकता है, केतु है 2 पुत्र भी दे सकता है। यदि राहु अच्छे फल नहीं दे रहा है तो आपको पुत्र नहीं होगा। मतलब इस ग्रंथ में भगवान शिव के द्वारा कहा हुआ ये ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में सभी योगों का वर्णन है हर आदमी के लिए। तो इस बुक को आप अपने ज्योतिषी से कहिए कि वो इसी बुक से ग्रहों से ना बताए। फिर सुनिए, ग्रहों से नहीं बताना है, योग ढूंढने हैं। यदि आपकी कुंडली में जैसा योग मिला हुआ है और जिस उम्र के हिसाब से योग मिला हुआ है, यदि वो आपको बताते हैं ग्रंथ के अनुसार,
तो निश्चित मानिएगा आपको बिल्कुल संतान की प्राप्ति होगी। और कब आपको आईवीएफ कराना है, कब नहीं कराना है, आप बिल्कुल, आपको वो बातें आपको बताई जा सकती हैं इस ग्रंथ में। और साथ साथ में जैसा मैं आपको कहता हूं कि आयुर्वेद भी क्या कहता है, आयुर्वेद का ये भेषज रत्नावली का पृष्ठ संख्या 729 है, और इसमें भी दिया गया है कि मतलब पराशर मुनि के द्वारा बंध्या स्त्रियों के लिए बनाया गया ये कुमारकल्पद्रुम घृत है। तो इसमें कहा गया है कि पाक प्रवीण वैद्य गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा इस घृत को सिद्ध करके अपने मरीज को सिखाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं, और जो पराशर होरा शास्त्र में मिलता है वो ये मिलता है कि संतान गोपाल मंत्र और भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की पूजा करके ही आदमी संतान की प्राप्ति कर सकता है। वैसे अलग अलग भी तरीके से दिया हुआ है, पर मेन जो आता है वो हरिवंश पुराण इसमें वर्णित है। हरिवंश पुराण का उपयोग करना चाहिए, सुनना भी चाहिए, और उसमें सारे दिए हुए हैं, मंत्र भी दिया हुआ है, और कितने लाख मंत्र जाप करने वो भी उसमें वर्णन है। तो आप उसका उपयोग कीजिए और देखिए आपको संतान प्राप्ति कितनी जल्दी, मैंने तो यहां देखा कि 2-2 महीने में या 3-3 महीने में संतान प्राप्ति हो जाती है योग्य गुरु के द्वारा। एक शब्द आता है योग्य गुरु। योग्य गुरु का मतलब यह है कि आपके प्रश्नों का सही तरीके से जो जवाब दे, और ग्रंथों में दिखाए कि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। ये ना कहे कि मैं कह रहा हूं, मैं तो इंसान हूं, मैं कौन सा योग्य गुरु हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि योग्य गुरु वो होता है जो आपको ग्रंथों में दिखाए और आपका मार्गदर्शन करे। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद से आईवीएफ का और बांझपन का इलाज करते हैं। इसमें एक दवा हम लोग सुनते हैं पुत्र जीवक और शिवलिंगी का होता है, तो वो क्या है और इसका क्या उपयोग है? देखिए, जैसे आप मतलब ग्रंथों की बात करें तो मैं तो आपको जो बताऊंगा वो ग्रंथों में कहां क्या लिखा हुआ है। ये नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं वो ही सर्वोपरि हैं और ग्रंथों की बात ही मानी जाती है। ये शास्त्र कह लीजिए, शास्त्र की यदि परिभाषा मानी जाती है तो जो सत्य बोले और जो सत्य घटना घटित हो उसको बताए। तो सत्य क्या है? पुत्र जीवक का उपयोग खाने के लिए नहीं किया जाता। पुत्र जीवक का जिसके पुत्र मर जाते हैं, मृत सुत मतलब जिनको मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं या मरे हुए पुत्र पैदा होते हैं, उनको इसकी सिर्फ माला पहननी चाहिए। माला का वर्णन है, खाने का वर्णन कहीं नहीं आता। और जिनके भी पुत्र मतलब पेट में मर जाते हो, तो ये कोई संतान प्राप्ति वाली वो उसकी दवाई नहीं है, या पुत्र प्राप्ति वाली दवाई नहीं है। पुत्र प्राप्ति वाली दवाई अलग है, अगले क्वेश्चन में हम उसका डिस्कशन करेंगे। और जहां तक शिवलिंगी का सवाल है, शिवलिंगी का कुछ जगह जैसे भेषज रत्नावली है या जैसे भाव प्रकाश है उसमें उसका वर्णन नहीं आता है। शिवलिंगी का उपयोग कुछ संत महात्मा जरूर करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो शिवलिंगी का आप जरूर उपयोग कर सकते हैं, पर बिल्कुल पुत्र जीवक का उपयोग आपको नहीं करना है। कुछ भ्रांतियां बीच में पैदा की गई थी कि पुत्र जीवक का, संसद में भी ये उठा था कि पुत्र जीवक आ गया है और पुत्र जीवक से पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र जीवक से किसी की प्राप्ति नहीं होती। अभी जैसे मैंने बताया कि आपके कुछ भाग्य वगैरह होता है, उसमें मैं बताऊंगा अगले में कि पुत्र प्राप्ति के क्या है। तो इसमें यही आप बात सोच के चले कि पुत्र जीवक का उपयोग सिर्फ आप माला के रूप में करें जिनके पुत्र संतान की हानि होती है। और शिवलिंगी का उपयोग आप कर सकते हैं, पर शिवलिंगी से अलावा भी कई दवाइयां हमारे यहाँ विद्यमान हैं, उनका उपयोग यदि आप कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और चिकित्सक से पूछिए, अब जैसे हम लोग हैं, हमसे पूछिए एमएच कितना है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हुई है, तब इसके बाद में डिसाइड हम करेंगे। न कि मरीज कई बार किसी का वीडियो देखा और फिर फोन आता है जी शिवलिंगी के बीज में खा लूं, ऐसे नहीं खाने हैं आपको। ये डिसाइड डॉक्टर का काम है। डॉक्टर आपको बताएगा कि आप अब ले सकते हैं शिवलिंगी के बीज या पुत्र जीवक की माला पहन सकते हैं। तो ये डिसाइड करना डॉक्टर का काम है। तो आपने काफी अच्छी बात बताई जो एक निसंतान दंपत्ति के लिए बहुत वरदान साबित हो सकता है। अच्छा, हर कोई चाहेगा कि टीवी देखने, चैनल देखने के बाद कि आपसे संपर्क करें, तो आपसे कोई संपर्क कैसे करें, अपना जो संतान सुख प्राप्त करना चाहे कैसे करें, इसके बारे में बता दीजिए आप। देखिए, पंखा रोड पे जनकपुरी में दिल्ली में हमारा क्लिनिक है, और वहाँ मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठते हैं। और यदि आईवीएफ की भी जरूरत होती है तो आईवीएफ वाले भी हमारे पास में होते हैं। प्रयास रहता है कि आपको कैसे भी संतान हो जाए। और देखिए, जो हमारे पास में पेशेंट आते हैं वो इसी तरह के आते हैं जिनके बार बार आईवीएफ साइकिल फेल हो चुके होते हैं।
तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग आपका खराब नहीं करेंगे। 1 से 2 महीने का टाइम आप लेके चलें। और दिल्ली में हमारा सेंटर है, जैसे मैंने बताया, पंखा रोड पे। दिल्ली में जनकपुरी में पंखा रोड है, तो वहीं पास में ही हमारा छोटा-सा क्लिनिक है। और वहाँ हम, मेरी वाइफ डॉक्टर निशी राठी और मैं दोनों साथ रहते हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे स्पर्म से संबंधित हो, चाहे आपकी आयुर्वेद से संबंधित हो, या जैसी भी कोई समस्या होगी, आप खुल के बात कीजिए। और जैसे आप खुल के बात कीजिएगा तो उसके समाधान मिलेंगे। जैसे मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि गुरु के पास जब जाया जाता है तो अपना दिल के क्वेश्चन लेके जाते हैं। हमसे मत पूछिए कि भाई क्या करना है, आके आप बैठिए, बात कीजिए, समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए लोगों को। ज़्यादा हाँ। तो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, लेकिन फ़ोन नंबर ही बता दीजिए। फ़ोन नंबर है 9868282982 और वीडियो के साथ में आपको मिल भी जाएगा। दोबारा मैं बता देता हूँ, 9868282982। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी आप अपनी जो समस्या है वो जान सकते हैं। और यदि आप कहीं भी, आप बाहर भी आप आईवीएफ करा रहे हैं और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर राठी बता रहे थे कि हम धर्म, ज्योतिष और आयुर्वेद को मिला करके भी हमें अच्छा संतान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई ये आवश्यक नहीं है कि हम एलोपैथी में जाएं, और हमें अच्छा संतान प्राप्त करने के लिए इस धर्म, अर्थ, काम का भी जरूरत पड़ता है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद।